नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन कहानियों की श्रृंखला में विजय श्री तनवीर की लिखी हुई कहानी धीरा। अमर उजाला में पत्रकार के रूप में कार्यरत रहीं विजय श्री तनवीर एक प्रतिष्ठित कहानीकार हैं। उनकी कहानी धीरा एक सच्ची कहानी है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कंडक्टर ने उंगली में फंसे रांगे के छल्ले से बस की छत पर एक खास अंदाज में टंकार दी। गुलखेड़ा वाले अगाड़ी आलो। और पूरे वेग से दौड़ती बस अपने खड़खड़ाते वजूद की एक करुण चीत्कार के साथ रुक गई। बेआराम सीट में देर से पड़े निकम्मे बदन में हल्की सी ऐंठन भरकर मैं दरवाजे पर चली आई। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये छकड़ा बस लगभग खाली हो चुकी थी। इक्का दुक्का ऊँघते लोग भी आंखें मलकर अगले किसी स्टॉप पर उतरने के लिए चौकस होकर बैठ गए थे। मेरे दाहिनी ओर दूर तक जाती कोलतार की चिकनी काली सड़क थी, जबकि मेरी याद के हिसाब से यहाँ पिंडलियों तक रेत से भरा कच्चा दगड़ा होना चाहिए था। इस नवेलेपन को देखकर दम भर को तो मैं चकरा गई थी। 22 बरस का दीर्घ अंतराल, इतने में एक पीढ़ी जवान हो जाती है, एक बूढ़ी और एक दिवंगत। मुद्दत से मेरी याद में ठहरी हुई चीज़ों का कायाकल्प भी इतना ही सहज था जितना खुद मेरा अपना बदल जाना। यहीं उतरना है ना? मैंने पक्का किया। हाँ जी, यहीं उतर लो। यूं ही सीधी सड़क जावेगी, तनक आगे से कोई सवारी पकड़ लियो। कंडक्टर ने कान पर टिकी कलम से दांत कुरेद कर कहा। छकड़ा बस जिस अप्रिय चीत्कार से रुकी थी, उसी चीत्कार से मुझे छोड़कर आगे बढ़ गई। मैं सड़क के किनारे दिशा भ्रमित सी खड़ी थी। मुझे इसी सड़क पर सीधे जाकर कहीं बाएं मुड़ना होगा या शायद दाएं। इतने सालों बाद जब सारे नाते सूरतें और रास्ते बिसरा गए हैं, तो मैं किन अजाने मुँह तंतुओं से बंधी यहाँ चली आई हूँ। जब सालों पहले अम्मा ने ही अपना नैहर तज दिया, तो मेरा ननहार कैसा? बाबूजी के अवसान के बाद अम्मा को निचले ओहदे पर उनकी नौकरी मिली थी और मुझे हॉस्टल। जिस उम्र में माँ बेटी के बीच सहलापा पनपता है, हमारे बीच अनमिलत रही। साल में कुल माहे अधमाहे ही अम्मा का संग होता था, सो हमारा संवाद नितांत औपचारिक था। ननिहाल के बाबत मुझे कुछ एक बेतुकी बातें याद हैं, जैसे ये कि मैं 8 साल की थी जब अम्मा ने सौगंध उठाई थी, पीहर के देहली पर कभी पाँव न धरूंगी। जैसे ये कि इस सौगंध के बाद भी माँ डाकिये से अक्सर ही पूछती थी, गुलखेड़ा से कोई चिट्ठी आई है? भले ही कालांतर में कुछ चिट्ठियाँ आई थीं, मगर कोना कटी चिट्ठियाँ जो माँ को तोष के बजाय महीनों का शोक दे जाती थीं। मेरे पास सचमुच यहाँ आने का कोई ठोस प्रयोजन न था, अलावा इसके कि बीमारी के बाद के दिनों में मैंने अम्मा के भीतर एक कसक देखी थी। नानी की तुझसे बड़ी लाख थी नीरजा, कभी मौका निकाल कर हुआ ना। मगर उस घड़ी उनकी अपेक्षा पर मैं खींच गई थी। न जाने किस आन तान में जीवन गुजार दिया। अब 20 बरस बाद उन्हें उस लाख की सुध हुई है। उन दिनों घर, नौकरी और अम्मा के मर्ज को संभालने में मैं एक यंत्र की तरह हो गई थी। अब मुझे यहाँ से जोड़ने वाला सेतु ढह चुका था। अम्मा को देह छोड़े भी महीना होने को आया। हठात ही उनकी अपेक्षा जैसे मेरा धर्म हो गई थी। सड़क के हाशिए पर खड़े खड़े मेरी कच्ची याद में ननिहाल की कितनी ही चीज़ें कौंधने लगती हैं। मेरे सम्मुख टूक टूक दृश्यों और शब्द शब्द आवाज़ों का एक कारवां सा यूँ गुजरता जाता है जैसे कोई रेल धड़धड़ाती तपाक से गुजर जाए। उन दृश्यों में एक तूल तवील पक्की हवेली है, एक गहरा कुआं है और है आबनूसी पेटी में सहेजा एक कदीमी हारमोनियम, जिसे छूने की सख्त मनाही है। जहन से थोड़ा जूझने पर चित्रों और आवाज़ों के मायने कुछ साफ होने लगते हैं। 7 बरस की एक लड़की कुएं की जगत पर खड़ी बार बार कुएं में झांक कर अपना नाम पुकार रही है, नीरजा। कुएं से तुरंत एक बाजगश्त आवाज़ उठती है, नीरजा। लड़की हैरान हो रही है। वो ध्वनि परावर्तन के नियम को नहीं समझती। वो उझक कर कुएं में झांकती है कि उस अंधे गह्वर में भला कौन छुपा बैठा है जो उसकी ऐसी निर्विकार नकल उतारता है। मगर कुएं में घुप अंधियार पड़ा है।
इतने में हवेली के किसी कोने से हारमोनियम की धुन मचलती आती है। लड़की कुएं में बैठे नकलची की ताक झांक भूल उस धुन के पीछे दौड़ जाती है। हवेली के ओसारे में बूढ़े हारमोनियम पर सिर निहुराए एक ठसक भरी औरत अपने अतीत की अजमत में खोई है। वो बड़े कौशल और नज़ाकत से बाजे की एक एक कुंजी पर अपनी उंगलियां रखती है। तो पतो है निज्जो, मेरी चटसाल के सालाना जलसे में यूँ बाजा लाट साहब इरविन से मोए नेग में मिलो था। 7 बरस की बारीक सी लड़की को हारमोनियम बजाती वो औरत दुनिया की सबसे अजीम औरत जान पड़ती है कि उसके पास ऐसी नायाब और अमोलक चीज़ है जिसे निरी नाजुकी से छुआ जाता है और जरा सी छू छा से भी ठेस लग सकती है। वो अपने मन में अंग्रेजी अंदाज में हिंदी बोलते सूटेड बूटेड लाट साहब इरविन की फर्जी सूरत गढ़ने लगी है। लाट साहब ज़रूरी कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, इसलिए उसकी सौगात भी इतनी खास है जिस पर नानी इतना इतराती है। वो अभिभूत हो हारमोनियम बजाने की हट में ठिनठिनाने लगती है। नानी नानी, मैं भी बजाऊंगी लाट साहब का बाजा, बस एक बार। एक बेर काय को मेरी लाड़ो, तू रोज़ बजाया करियो। जब मेरो दम निकलेगो तो तोये दे जाऊंगी, यहाँ किसी है गरज ना है आकी। नानी, और इसकी पेटी भी? उसके लिए निश्चित ही बाजे की पेटी भी एक नेमत है। हाँ, या की पेटी भी। लड़की उसी क्षण हारमोनियम को अपनी धरोहर मान चुकी है। इस हुलास में वो ठसक भरी औरत के गले में झूल जाती है और औरत लाड़ से उसे अपनी गोद में भर लेती है। आ धोरे को आजा, बजवाऊँ। सुगर सुजान उंगलियां छोटी लड़की की नन्ही उंगलियों पर घिरकर बाजे की कुंजियां चापती हैं। बायां हाथ अहरर धौंकनी दबाता है। औरत आसूदगी से आंखें मीच लेती है। छोह भरी गोद में सिमटी लड़की की आंखें और उंगलियां बूढ़े हारमोनियम की कुंजियों और धौंकनियों में उलझ उलझ जाती है। एक मीठी सुर लहरी विराट हवेली की पथरीली दीवारों से टकराती है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी। अचानक भीतर के कोठे से उठती दारुण खांस ठसक भरी औरत में बेकली भर देती है। हारमोनियम पर कायदे से टहलती उंगलियां तेज तेज चलने लगती हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया। औरत के सुर एकदम से गड़बड़ाने लगे हैं। बाजे की धुन बिगड़ गई है। उसका ध्यान सहन पर पड़े जाल से टपकती आवाज़ों पर जा लगा है। ऊपरले तल्ले से मुंह बिराते हुए एक मीठी सी झिड़की टप से नीचे गिरती है। जाओ हटो, फिर कट गई तुम्हारी तिलंगी निरे अनाड़ी। मखौल उड़ाती जनाना हंसी जाल से घिरकर सहन में बिखर जाती है। अब कहोगे मेरा दोस्त नाए मांझा ही कच्चा था धीरा। हारमोनियम की कुंजियां चापती ठसकीली औरत के भाल पर सलवटें पड़ गई हैं। वो गीत रोक कर गरजती है। धीरा, ओ धीरा, तेरे केस ना सूखे अब तक कि आज अटारे पे ही सांझ करेगी। आई माता जी। ऊपर खिलखिलाता उपहास खलबलाहट में बदल गया। लो उड़ली पतंग, मैं जाऊं, पकड़ो अपनी चक्री। मगर उजलत में लपकने से चूक गई चक्री जाल पर आ पड़ी है। भीगे बालों का जूड़ा लपेटती झनक मनक करती एक 17 साला लड़की हड़बड़ी में जीना उतरती आती है। घबराहट में उसकी जबान अठलाने लगी है। लल्ला जी पतंग उड़ा रहे थे ना, तो चक्री थमा रखी थी। वाकई पतंग उड़न दे, तू मत ना आए उड़। जाके लिए तो ब्याह के लाई हूँ, वाके काज देख, प्रमोद कितनी देर से खांस रहा है। एक दूसरी औरत हैंडपंप के ओटले पर झावे से एड़ियाँ रगड़ रही है। उसके शीतला के दागों से भरे चेहरे पर मक्कारी थिरकने लगी है। तुम्हारी भली चलाई माता जी, इस निराली भावच के उड़े बगैर कहीं लल्ला जी के कनकौए उड़े हैं। लखन खोई हर बखत चौड़ा उघाड़े छत पे खेल करती फिरे है, चाहे कोइयो झांक ले। 17 साला लड़की सिटपिटा कर सिर पर आंचल ढकती कोठे में जा घुसी है। वहाँ उसके सिवा कोई पाँव नहीं रखता। सो छोटी लड़की ने भी फासले से ही झांका। अंदर अजीब सी असौंध भरी है। बिस्तर पर पड़े हड़ीले आदमी ने खांसते खांसते कै कर दी है। उस कै में अपचे भोजन के साथ रक्त के कतरे हैं। अपनी लाचारी से चिड़चिड़ाए हड़ीले आदमी ने पूरी ताकत से पैर तानकर 17 साला लड़की के पेट में लात मारी। कहाँ मर गई थी हरामजादी? आध घंटे से उल्टी में पड़ा हूँ।
मगर लात का आघात इतना कमज़ोर है कि लड़की बस तनिक लड़खड़ाई भर है। लात खाकर भी वो गूंगी सी बिना घिन्नाए गीले अंगोछे से खाट पर पड़े आदमी की मराऊ देह पहुंचकर पायते बैठ गई है। माहौल से गाफिल होकर ठसक भरी औरत के सुर फिर सध गए हैं। ओढ़े के मैली कीनी चदरिया, सोनगढ़ी, भट्टा, गुलखेड़ा, बिनसारी, 20 रुपये सवारी। अचाहे ही एक कड़वी हाँक से मैं चिहुक उठी थी। ननिहाल की पुर असरार हवेली अर्रा अर्रा कर जमीन पर आ गिरी। दृश्य आंखों में चौंधिया कर वीरान हो गए। आवाज़ें गूंग पड़ गईं। फटर फटर शोर मचाता एक बिना छत का टेम्पो मेरे करीब रुक गया था। किंगे को जाओगी बहन जी? गुलखेड़ा। मैंने टेम्पो के अंदर झांका। मेरे अलावा एक भी औरत नहीं थी। तिस पर सवारियां ऐसे ठुसाठुस कि एक दूसरे के रगड़ से देह छिल जाए। इसमें जगह कहाँ है? आप बैठो तो मैडम जी, भतेरी जगह हो जागी। टेम्पो चालक अंदर बैठे लोगों से मुखातिब था। तनक तनक सरक लो भैया, जनाना सवारी हैगी। मैंने अपनी धुंधली याद से गंतव्य का अंदाजा लिया। 1.5-2 किलोमीटर से कम तो क्या ही होगा। हालांकि सांझ अभी दूर थी और 2 जोड़ी कपड़ों और 2.5 किलो मिठाई के सिवा मेरे पास कोई भारी बोझ नहीं था। फिर भी इतनी दूर पैदल चलना मेरे लिए सरल न था। ड्राइवर की कृपा से मेरे लायक जगह बन गई थी। मैं चुपचाप सिकुड़ कर बैठ गई। आते जाड़ों के दिन थे। बदन के उगड़े अंगों को अगहनिया धूप की नरम गरमाई भली लग रही थी। खेतों में एक तरफ ईख सयानी हो रही थी, दूसरी ओर हाथी घास के ढूंढों में कल्ले फूट रहे थे। जो जो टेम्पो कोलतार की पक्की सड़क पर आगे बढ़ रहा था, त्यों त्यों मैं अपनी स्मृति में कहीं बहुत पीछे रेत भरे कच्चे दगड़े पर लौट रही थी। मेरी यादों से उछलकर अब छोटी बारीक लड़की अम्मा का हाथ थामे ननिहाल जा रही है। ननिहाल में उसकी मौज होती है। भांत भांत के पकवान और न्यारे न्यारे खेल। गुट्टे खेलने को तिदरे बारजे का चिकना लाल फर्श। छुपन छुपाई को सब तरफ जगह ही जगह। जलावन के भंडार में पुआल की गांज में जो छिप जाए तो मजाल कोई सांझ तक पाले। और सबसे मज़ेदार तो राजा रानी का स्वांग है, जो हवेली के अकेले कोने में भरी दोपहरी चलता है। इस स्वांग में वो हमेशा रानी बनती है। उसके लिए धीरा अपने ब्याह की सलमे सितारों वाली झलाबोर लाल साड़ी देती है। राजमुकुट बनाने को अपने फेरों का मोर। पिछले सलूनों की बची हुई पौंचियों से बाजूबंद बांधती है। चोटी में चुटिल्ला डाल गेंदे की लड़ी गूंथ देती है। धीरा की श्रृंगार पिटारी में कितनी चीज़ें होती हैं। नख रंगने की नखूनी, पाँव रचने को आलता, पाउडर, सुर्खी, कस्तूरिया अतर, जिससे उसकी गर्दन, कनपट्टी और कांख हरदम कमकती रहती है। वो जाने कौन सी छड़ी फिराकर सिर से नख उसका रूप ही बदल देती है। तब वो बेहद उजली दिखती है। उस वक्त उसे नानी की टोक एकदम जहर लगती है। जब रानी के अंधूरे श्रृंगार बीच वो धीरा को पुकार लेती हैं। जले पाँव की बिलैया बस इंगे उंगे डोलती फिर। आदमी बुखार में तप रहा है, यहाँ जवान धींगड़ी बालकों में बालक बन रही है। जा तनक प्रमोद के पाँव दाब दे। छोटी लड़की मन ही मन कसमसाती है। अच्छा हो किसी दिन धीरा पाँव की जगह उस गंधाए आदमी का गला ही दाब दे। लड़की का हाथ थामे अम्मा किसी डुबाऊ ख्याल में खोई ऐसी चुप चल रही हैं मानो उसके संग है भी कि नहीं। अम्मा के हाथ में कसी उसकी हथेली पसीज रही है। उनकी अधीर गति से तालमेल बिठा पाने में नाकाम वो मट्ठर चाल से घिसट रही है। नन्हे पाँव पिंडलियों तक रेत से भरे हैं। जूतों के अंदर किसकिसाती रेत के संग तलुए में कोई कंकड़ी भी रड़क रही है, शायद मन में भी। बीती शाम ननिहाल से जाने कैसी चिट्ठी आई थी कि सवेरे हड़बड़ी में काम निपटाकर अम्मा उसका हाथ थाम चल पड़ी थी। न राखी, न दोज, न ब्याह, न भोज, न गर्मी की छुट्टी। बेमौसम के बुलावे पर वो अचरज में पड़ी है। अम्मा की चुप उसे अखर रही है। हम नानी के यहाँ क्यों जा रहे हैं? कुछ काम है। अम्मा के चेहरे पर अजीब सी सख्ती है। क्या काम है? कुछ तेरे मतलब की बात नहीं। लड़की अम्मा की चुप्पी से किसी अनिष्ट का अंदाज लगाती है। इस अंदाजे के साथ उसके भीतर हारमोनियम का लोभ गुल मचाने लगता है। क्या नानी का दम निकल गया अम्मा? ज़्यादा बड़बड़ मत करने जो, चुप चल। फटकार सुनकर लड़की बुझ गई है। मतलब नानी सलामत है।
तो आज भी वहीं ओसारे में अपनी सुखासंदी पर पसरी पेटी में कैद हारमोनियम की चौकसी करती होगी। जाने कब नानी का दम निकलेगा, कभी निकलेगा भी कि नहीं। एकाएक उसे लगता है लाट साहब का बाजा उसका कभी ना होगा। नानी उसे झूठी भरमाती है। आज भी देखते ही अपनी बाहें पसार देगी। अरे मेरी निज्जो आ गई, अब नानी नतनी की ताल बाजेगी। बाजा तो आखिर मेरी लाड़ो का ही होवेगा। नानी सबसे चिड़चिड़ाई रहती है, लेकिन उस पर लाड़ लुटाती है। उसे इस बात का कौतुक रहता है। अम्मा कहती हैं, मेरे मौसेरे में तू पहल की है ना, इसीलिए उनकी दुल्हटी है। और घर कुनबे में कोई लड़की भी तो ना जन्मी। नानी को लड़कियां अच्छी लगती हैं। तो धीरा क्यों नहीं लगती? वो तो रोज़ नानी के पांव दबाती है, सिर देखती है, उंगलियां चटकाती है। वो बहू जो ठहरी। अम्मा हंसती हैं। नन्ही लड़की को औरतों के नाते का टहुका समझ नहीं आता। उसे ननिहाल में हारमोनियम के बाद जो सबसे ज़्यादा भाता है वो है धीरा। वो हारमोनियम की तरह ही उसकी आत्मा में बजती है। धीरा के सघन केश, नरम पेट, खमदार कमर, उसकी चूड़ी, महावर, बिंदी, सिंदूर, उसका सब कुछ उसे मोहता है। बनाव सिंगार का बहुत शौक है धीरा को। लेकिन एक दिन धीरा का प्राण प्रिय सिंधौरा हमेशा को संदूकची में मुद गया। घर कुनबे की कई औरतों ने मिलकर उसकी चूड़ी फोड़ दी, सिंदूर धो दिया। औरतें चूड़ी फोड़ती जाती थीं और रोती जाती थीं। सबर कर ले लाली, अब इस धज का क्या होवेगा, जाड़े की चांदनी है। तेरे भाग में घरवाले की सेवा लिखी ही बीबी, तूने कसर न रखी। अपने तई सुरग के द्वार खोल लिए। रोदन क्रंदन से घबराई वो माँ की टांगों से चिपकी सहमी खड़ी थी। उस दिन भी ऐसे अचानक चिट्ठी आई थी, कोना कटी चिट्ठी। अम्मा ऐसे ही औचक भागी थी। हवेली के सहन में बीचों बीच चादर ढापे एक मुर्दा सोया था। अनगिनत लोग जमा थे। रोवराहट मची थी। नानी छाती पीट पीट कर कलप रही थी। अरे प्रमोद, मोए ना ले गयो रे। अपनी अम्मा पे तरस ना आया तो ए मोरे राम जी, मैं टुकरिया कैसे जिंदी बैठी रह गई, मोए उठा लेता। धीरा मुर्दे के पायते बैठी थी, अडोल, एकदम चुप। उसकी आंखें निर्निमेष उस मुर्दे को तक रही थीं, वो जो काया छोड़ने से पहले भी एक मुर्दा ही था। साल भर से मुर्दा अहर्निश कराहता था, घिघिया कर मरने की दुआएं मांगता था। खुल्ल खुल्ल खांसता हुआ खाट के तले रखी बाल्टी में थूकता था। खांसते खांसते कभी खांसी का दौरा उठता, फिर देर तक उसकी सांस न जुड़ती। सब उससे दूर रहते, मगर धीरा उसकी सेवा टहल को पायते बैठी रहती। सब पक्की नींद सोते, वो रातों को कुत्ते किसी झपकी लेती। सवेरे उसकी उल्टी और खखार भरी बाल्टी खंगालती, लिसड़ी चादर धोती। अर्थी को एकटक ताकती धीरा की आंखों में संदेह भरा था कि बांस की तिकटी से उठकर वो गंदहला मुर्दा फिर खांसते खांसते हलक से खकार और खून उगल देगा। मुर्दे की उठावनी हो रही थी। सहन में औरतों की रुलाई तेज हो गई थी, मगर धीरा की आंखें सूखी थीं। इंदू जीजी, सुरग न चाहिए था मोए, पर सच्ची कहूँ आज नरक से छूट गई। मेरे पीहर चिट्ठी गेर तो मोए ले जाएं। धीरा की गुहार पर छाती पीटती बुढ़िया दहाड़ उठी। बरसी तक तो मरन भी ना दूं तोए। अब सगुनी, एक आंसू ना गिरा तेरी आंख से। आते ही 5 हाथ लंबा ठाड़ा आदमी खा गई, डकार भी ना भरी। बुढ़िया की अंड बंड बातों पर लड़की की अम्मा भड़क उठी। झूठ के पाँव ना होते, तू जाने तो है अम्मा, दिख खा गई तेरे प्रमोद को, पर इस बेचारी को तू खा रही है। बुढ़िया की भौहें तन गई। औरत में सत्य होवे तो अपने आदमी के परान जमराज से भी छीन लेवे। बेकार की बात मत कर अम्मा, तेरे सत्य में क्या खोट थी जो बाबूजी चले गए। इस तर्क पर बुढ़िया तिलमिला कर रह गई थी। धीरा उसकी अम्मा के पांव पकड़ दीनता से बोली, क्या करूं जीजी, ना आ रही मोए रुलाई। यहाँ तो यही कचौके सुन घुट घुट मर जाऊंगी मैं। माँ के साथ घिसटती ख्यालों में गारत लड़की के अयाने मन में सहसा कोई खटका हुआ। कहीं धीरा तो नानी के कचौके सुन घुट घुट रोकते रोकते भी डर जबान पर आ गया। अम्मा बताओ तो, धीरा मर गई क्या? मामी लगती है तेरी, बड़े छोटे का लिहाज रख, वो क्यों मरे? अम्मा की फटकार अब की और भी करारी थी। क्या धीरा अब भी हवेली में घुट घुट मरती होगी? स्मृति की बीथिकाओं में भटकते गांव की सरहद आ गई थी। गांव बस 100 गज दूर रह गया था। सरहद पर एक पायाब बम्बा था।
उसके बाद सड़क 2 सिमत में बंट गई थी। टेम्पो से उतर मैं फिर दाएं बाएं के फेर में उलझ गई। बम्बे को पार कर कच्चे पक्के मकानों की पंगत शुरू हो गई थी। सालों बाद भी सब जाना बूझा सा। बम्बे की पुलिया पर पांव लटकाए बैठे बच्चे, घास में थुतनी घुसाए गाय भैंसों का कुनबा, सिर पर घास के गट्ठर ढोते आदमी और दरवाज़ों के बाहर बत्तकड़ी में मुनहमिक औरतें। दृश्यों के रेले में निज्जो कहीं रिल गई थी। अपने दरवाजे पर मौजूद एक मरी सी औरत मेरे हाथ में थमे मिठाई के डिब्बों पर उत्सुक नज़र डालकर निकट चली आई। पाहुनी दिखो। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। कौन लगोया गांव की? नंसार है। किसके यहाँ? कुएं वाली पक्की हवेली। अरे तो पिरमदत्त पंडित जी की देवती हो। मुझे तसल्ली हुई कि अब मैं सही ठिकाने पर पहुंच जाऊंगी, मगर तभी मराऊ औरत ने गहरी सांस भरी। वहाँ काय को जाओ हो बीबी जी, हवेली तो उजाड़ हो गई, वहाँ कोई ना रहता। बोलते हुए औरत का स्वर किंचित धीमा हो चला था। जने किसका शराब लगा है, सगला ही बंस खत्म हो गया। सास बहू पता ना कौन से पातक भुगत रही हैं। तो वो लोग अब कहाँ हैं? मेरे ऊपर थकन घिर आई थी। अंदर तेजी से बहता कुछ ठिठक गया था। अच्छा तुम्हें खबर ना है, फिर तो कहीं हेरा जाओगी। औरत ने निकट ही गोलियां खेलते घुटे हुए सिर वाले लड़के को आवाज़ दी। अरे किरसन, उरे को आ। लड़का कमर से खिसकती पतलून को सरकाता आ खड़ा हुआ। तेरी फुआ लगे है ढोर, ना जय जय ना राम राम। औरत उसकी टक्कल खोपड़ी पर चपेट लगाकर भिनभिनाई। ज्या फुआनन ने वेदवती अम्मा के घर तक छोड़िया। मैं उपरत हो उठी। क्या अब भी किसी अनजान राहगीर को रास्ता दिखाने लोग जाते हैं? लड़का हुमक हुमक कर अपने कद से दुगनी बड़ी साइकिल खींचता मेरी अगुवाई कर रहा था। वो बीच बीच में रुकता, मुड़कर मुझे देखता, फिर पैडल मारने लगता। मैं उसके पीछे मूढ़ अनुचर की भांति रेंगती जा रही थी। मुझे एक एक कदम भारी हो रहा था। सारी पुलक कहीं बिला गई थी। हवेली भला क्यों उजाड़ हो गई? ऐसा क्या हुआ कि कोई नहीं बचा? नानी के संग तीनों में कौन सी बहू होगी? मन में कितने ही सवाल घुमड़ रहे थे। कच्ची पक्की टेढ़ी मेढ़ी अनचीनी गलियों को लांघ कर हम गांव के आखिरी छोर पर एक घर के आगे रुक गए। जान पड़ता था किसी वजह से वो अदबना ही रह गया है, क्योंकि अच्छे बड़े मैदान की चार दीवारी के अंदर बिना पलस्तर के 2-2.5 कमरे चिनने के बाद बुनियाद भरकर छोड़ दी गई थी। लड़के ने साइकिल को दीवार का सहारा दे फाटक भड़बड़ा कर जोर से आवाज़ लगाई। बेदो अम्मा, कहाँ हो? मेहमान आए हैं। कई मिनट भीतर से कोई हलचल नहीं उठी। लड़का बंदर की सी चपलता से चौहद्दी पर चढ़ा और हल्की सी धप्प की ध्वनि के साथ भीतर कूद गया। थोड़ी देर बाद फाटक की ओर से 50 साल की झिलंगी सी धोती पहने प्रौढ़ा ने आधा धड़ बाहर निकाला। शीतला के दागों से भरा संवलाया चेहरा धूप की चौंध से और मनहूस लग रहा था। कौन? सूरज से बचने को आंखों पर हथेली की आड़ बनाकर दरवाजे पर खड़ी औरत ने मुझे अचंभे से देखा। चौड़े चकाट माथे पर अपरिचय की सिलवट पड़ गई। देखी सी तो लगो, मैं पहचान ना रही। मैं अनाहूत अतिथि होने की आत्महीनता में सिमट गई। लज्जा और संकोच मेरे पूरे समूचे अस्तित्व पर शैवाल की तरह फैल रहे थे। मैं नीरजा, बड़ी मामी हो ना? मेरे शब्द मानो कंठ में ही फंस रहे थे। अगले क्षण हड़ियल चेहरे पर जड़ी पीली निस्तेज आंखों में चौंक भर गई। अरे निज्जो बीबी हो? अये मैं भी तो कहूँ, देखी भाली सी सूरत है। अनी बनी इंद्रानी जीजी हो, वही नाक नकस वही काठी। सालों बाद अचानक मुझे देखकर मामी अचकचा गई थी। दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? भीतरे को आ जाओ। मामी ने फाटक से हटकर मुझे अंदर आने की जगह दी। आज कैसे नंसार याद आ गई? मुझसे कोई जवाब न बना। मैं बस एक झेपेली मुस्कुराहट ही दे सकी। मामी ने धोती की खूंट में बंधे 10-10 के 2 सिक्के निकालकर साथ आए बच्चे की मुट्ठी में ठूंस दिए। जइयो रे किरसन, गणेशी की दुकान से बिस्कुट और दाल सेव लिया। मैं छिपी निगाह से मामी में आई तब्दीलियों को पकड़ रही थी। दोहरा बदन एकहरा हो गया था और सूरत की बदनुमाई दूनी। ज़्यादातर बाल सफ़ेद हो चले थे। आंखों के गिर्द कालिमा गहरा गई थी। वो मेरी निगाह को ताड़ कर तेल हल्दी से सने हाथ मैली धोती में पोंछते हुए झेपी झेपी सी हंसी।
तुम भी कहोगी मामी ने कैसा रूप बिगाड़ रखा है, अचार घेर रही थी, अब के मिर्च अच्छी उतरी है, तनक धोती ब्लाउज बदल लूँ। मैं खिसियाकर मुस्कुराने लगी। खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ, तखत पे जाजिम डाल लूँ? अरे नहीं, ठीक तो है। मैं तपाक से नंगे तखत पर बैठ गई। लंबे बरामदे के सामने एक सीध में 2 कमरे बने थे। बाईं तरफ रसोई, दाएं में शायद गुसलखाना, बाकी जगह खुली अंगनाई में नीम के पेड़ के नीचे गाय भैंसों की खोर। कभी हवेली से दूर इस अहाते में ढोर बंधते थे, अब वहीं बस रहने भर को 2 कमरे डाल दिए गए थे। मामी ने हैंडपंप से पानी खींचकर गिलास भरा और मेरे हाथ में देकर भीतर के कमरे में घुसकर सांकल चढ़ा ली। अंदर से संदूक खखोरने की आवाज़ें आने लगीं। मेरे चारों ओर बेगानापन कुदकने लगा। मैं खाली सी गिलास की तली में बैठी गाद को देखने लगी। सालों बाद भी यहाँ के पानी का बक्सीला स्वाद मुझे याद था। मैं ननिहाल के पुराने घर को सोच रही थी। अजब सी हवेली थी। साल की लकड़ी पर आरकूट के चोबदार बोझिल दरवाजे के भीतर पांव रखते ही घुटी घुटी सी दुआरी, दुआरी की एक सीध में जीना, नहानघर और पाखाना, दुआरी के पार सहन, सहन पार तरफ बरामदे और बरामदों के पार उदार कोठे। कोठों में बैठते नानी का जी घुटता था। वो महल सरीके घर से आई थीं। नानी मिडिल पास थीं, उनकी हर बात में ठसक थी, सो उनकी खाट बरामदे में एक नियत जगह पर बिछी रहती। नियत जगह खाट के तले पेटी में हारमोनियम और पीछे आले पर कलसी में नानी के लिए पानी रखा रहता था, बिल्कुल ऐसा ही बेस्वाद और बक्सीला। थोड़ी देर बाद मामी कमरे से बाहर निकली तो बाल पट्टेदार कढ़े थे, चेहरे पर सस्ती क्रीम की सफ़ेद परत चढ़ी थी, नई जुलहटी धोती ढीली चर्बी वाले पेट पर कायदे से फैली थी। मगर मामी अब भी असहज लग रही थी, या शायद हम दोनों ही कुछ असहज थे। मैं चोर आंखों से घर की दुर्दशा देख रही थी। घर की दीवारें, खिड़की, किवाड़ें सब तंगहाली की गवाही दे रहे थे। दीवारों पर चलताऊ रोगन चढ़ा था। खिड़कियों के कांच में दरारें थीं, उन पर पड़े पुरानी धोतियों के पर्दे हवा से फरफरा रहे थे। गणपति का 2 साल पुराना कैलेंडर दीवार पर घड़ी के पेंडुलम की तरह दोलन करता अपने काल का हाल कह रहा था। मामी खुद को व्यस्त दिखाने के लिए तखत पर रखी चीज़ों को उलट पुलट करने लगी। अब वो ठाठ ना रहे निज्जो बीबी, 1600 बीघा ज़मीन थी, तुम्हारी सारी मौसी मामाओं के ब्याह ज़मीन बेच के ही तो हुए। कई बीघे बिचले लल्ला जी की बीमारी खा गई, कुछ माता जी ने एक भगत जी के नाम कर दी। नहर पार की सगली ज़मीन सरकारी पिलान में चली गई, आज तलक भी मुआवजा ना मिला। खेती बाड़ी देखने वाला कोई होता तो कुछ हिस्सा आता, बटाई पे देके कुछ ना बचता, साल भर का गेहूं दाल बस। मैंने अनचाहे ही बकबकाए पानी का घूंट भरा। तो हवेली भी बेच दी? ना, उसे कौन खरीद रहा है? फिर यहाँ क्यों? इतने बड़े घर में जी घबरावे था, माताजी हर बखत डरे थीं। अब तो कई साल हो लिए। मैं हैरान हुई, वहाँ तो खूब रौनक होती थी। रौनक तो बालक बुतरुओं से थी निज्जो बीबी, ढांड ने वे ही ना छोड़े। डायन? मेरी उत्सुकता बेलगाम हो रही थी। मामी ने दीवार का सहारा लेकर बिलखना शुरू कर दिया। हाँ, हवेली किसी परेतनी ने कब्जा कर रखी थी। भगतिया ने भतेरे तंतर मंतर करे, कोई असर ना हुआ। क्या कह रही हो मामी? इन बेकार की बातों पर हवेली छोड़ दी? मैं मामी की मूर्खता पर खुंदक खा रही थी। छोड़ दी तो देहली पे दिया जलाने तो बच गई। तुम्हारी मान ली मैं भरमा गई, सारा गांव थोड़ी भरमा गया। सब कहवे हैं हवेली में से बालक बुतरुओं के रोने की आवाज़ आवे, कोई औरत रातों चिचियावे है। ना तो बताओ घर के सगले बालक किसने खा लिए? एक भी ना जिया। मामी शून्य में देखती बोले जा रही थी। मेरा बड़ा कोठे पे चिड़ियान को बाजरा गिरने गया, तिमंजले से सीधा जाल पे आके पड़ा। खोपड़ी के 2 फाड़ हो गए। बिजले को बिजली ने पकड़ लिया। छोटा गोद का रात को सोया, सवेरे मरा मिला, कतई नीली देह। बोलते बोलते मामी आंखों पर आंचल धरकर विलापने लगी। मामा तुम्हारे औलाद के सदमे में ही चले गए। छोटे लल्ला जी का पहलौटा बस 2 दिन जिया, गोल मटोल एकदम खरगोश सा था। फिर तले ऊपर 2 पेट में ही गए। छुटकी मामी मरमर के बची। मैं सन्न बैठी सुन रही थी। मेरी कनपटियों पर खून की चाल तेज होने लगी थी। मामी अपनी रौ में थी।
छोटे लल्ला जी की सोते में घिग्गी बन जावे थी, सो अपना हिस्सा बेच के खुर्जा बस गए, कदी कदार भी ना आते। अब तो खैर लुगाई भी उन्हें छोड़ के अपने पीहर बैठी है। जी तो मेरा भी करे सब छोड़ के कहीं भाग जाऊं, पर इज्जत से पड़ी तो हूँ, बिराने घर थूकने का भी डर। मेरे दिल के नरम कोने में लगातार कोई फांस चुभ रही थी। मामी के रुजो रंज में मुब्तला होते हुए भी मेरा मन धीरा का जिक्र सुनने को कलमला उठा, मगर वो तो हमेशा ही हीन और नगण्य थी, उसकी बात कौन करता। मेरे आतुर्य से बेखबर मामी ने चौके में चाय चढ़ा दी। चौके की दीवारों पर कलौच थी, कुछ वैसी ही कलौच मेरे जहन पर छाई थी। वो कलौच मात्र संवाद से ही मिट सकती थी। मैं बातों का सिरा ढूंढने के औरेब में थी। और धीरा उसका क्या हुआ? माँ, मेरा मतलब बिचली मामी, मैंने संभल कर पूछा। वो भी खत्म होली 10 साल हो गए, चिट्ठी ना पहुंची? मामी निकट पड़े बेलन से अदरक कूटते हुए नितांत बेलागी से बोली। कैसे? मेरे अंदर एक झनाका हुआ। मुझे लगा मेरी थकान और गहरी हो गई है। वाका दिमाग चल गया। हा बीबी, बाई बाबलेपन में कुएं में कूद मरी। मामी ने जैसे कलेजे में कोचनी भोंक दी। अचरज से मेरी आंखें फैल गईं, कानों में सनसनाहट सी हो रही थी। धीरा के पागलपन की बात मुझे बेतरह साल रही थी। वो तो अच्छी भली थी, पागल कैसे हो गई? दिमाग का कुछ पता है, कहीं का कहीं भागे है। मामी किस्से को टरका रही थी। फिर भी कुछ तो हुआ होगा। उसे खसम चाहिए था। बिगड़ैल ने छोटे लल्ला जी फंसा लिए। कौनहाई बहू का जोड़ा कैंची से कतर दिया। क्यों? मेरे लिए धीरा पहेली हुई जा रही थी। जलापे में और काय को? नई ब्याहली से होड़ करे थी। सांझ पड़े ही चुट्टे फिंदे कर अतर उड़ा के लल्ला जी के आगे पीछे डोले थी। वो अपने कोठे में घुसते तो उनका दरवाजा पीट के हल्ला करती। उनके कोठे के आगे बैठ के रातों चीखे थी। अब तक लड़का बिस्कुट नमकीन लेकर आ गया था। मामी ने प्याले में चाय डालकर बेमेल प्लेटों में नमकीन और बिस्कुट सजा दिए। मेरे साथ आई मिठाई के कुछ टुकड़े भी। लड़का खाने के लोभ में तखत के किनारे पर जमा हुआ था। उसकी नदीदी आंखें बिस्कुट और कतलियों पर चिपकी थीं। मैं धीरा के प्रसंग को छोड़ने को तैयार न थी। मामी की आंखों ने मेरी इस उद्विग्नता को लपक लिया था। जा रे किरसन, तनक बहारे को खेल ले। वो मेरे कान के पास अपना मुंह लाकर फुसफुसाई। क्या बताऊं निज्जो बीबी, एक रात तो वाने दल्लान में लल्ला जी के आगे अपनी धोती बिलोज फाड़ गिरे। कतई नंगी हो गई। मोए बच्चा चाहिए। कुछ तो बावली, कुछ भूतो खदेड़ी। लल्ला जी की सगली देह बकोट ली। उस दिन माताजी और लल्ला जी ने बहुत मारी। उस तरह से वाके केस मूंड दिए। रोजी मार खावे थी, पर ऐसी पक्की कि एक आंसू न रोई। मुझे अपना सिर फटता हुआ सा लगा। एक स्नायविक आकुली से मेरे सारे रोए खड़े हो गए थे। फिर अपने घर क्यों नहीं लौट गई धीरा? वाके पिहरियों ने हाथ झाड़ दिए। वे तो पिछले लल्ला जी के मरण में रोने को भी ना आए। बस चिट्ठी भेजी कि हमने तो अपनी ओर से देखभाल के ब्याह करा, बाकी बहन बेटी का भाग, अब वे जैसे रखें उनकी चीज़ है। नमकीन में सरसों के तेल और मिर्च की झांस थी, चाय में मीठे की अति। मैं चुपचाप बिस्कुट कुतरने लगी। चाय पीते मेरे होंठ चिपकने लगे थे। मामी खड़े खड़े मीठी चाय को कटोरे में सहरा सहरा कर पी रही थी। मैं भी क्या जिक्रा ले बैठी। तुम कहो, इंद्रानी जीजी ठीक ठाक हैं? अम्मा तो पिछले महीने छाती के कैंसर से। मैं दरअसल इस वक्त धीरा के सिवा और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। अम्मा की खबर सुन मामी चाय का कटोरा तखत पर टिका लद्द से ज़मीन पर बैठकर बिलखने लगी। ऐसी नाराज़ी के मरते बखत भी याद ना करा जीजी ने। कुछ देर को हमारे संवाद में मातम छितरा गया था। मैंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अम्मा किस बात पर नाराज़ थीं? उन्हें भी नाराज़ होने को कोई बात चाहिए थी भला? किसी बात पर बिगड़ जावे थी। मामी रोते रोते पपड़ाए होठों पर उचड़ आई चाम को दांतों से कुतर कर बोली। बिना वजह तो ना हुई होंगी। मैं मामी को पूरी शिद्दत से कुरेद रही थी। माताजी से ही कोई राड़ हुई ही। मामी ने आंख चुरा कर कहा। ऐसी गरब गहेली ही कि फिर पलट के ना आई। दौज सलूनों भी छोड़ दिए। मामी बातों का रुख बदलने की जुगत में थी। तुमने भली करी जो आ गई। माताजी का जी तुम में ही पड़ा है। चाय पानी पी लो तो मिल लियो। अभी सो रही दिखे हैं।
जाड़े जाड़े में धूप खाट में गेर दूँ हूँ। सहसा मुझे सुध हुई कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। नानी कैसी हैं? 3 एक साल हो गए उन्हें फालिज मार गया, अब तो बस आजकल लगी है। चाय पीते होते ही मामी नानी के पास लिवा जाने को खड़ी हो गईं। आंगन के एक निकम्मे कोने में गूदड़ लिहाफ ओढ़े एक ठठरी झिलंगी खाट पर पड़ी थी। मेरे दिल में धक सी हुई। रौबीली नानी का ये रूप पहचान में ना आता था। नानी के पेट पीठ मिलकर एक हो गए थे, आंखें कोटरों में धसी थीं, बदन से बास उठ रही थी, चिपचिपी लार से लिथड़े मुंह के पास मक्खियां भिनक रही थीं। मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा था। ऐसे अचानक क्या हुआ? सब उसकी लीला है बीबी, हम तुम कौन? मामी ने आसमान की ओर ताका। अच्छी भली रोटी खा के सोई, तड़के भैंस को सानी पानी को उठी तो बरामदे में निसस पड़ी ही। अब बस इसी ढाल पड़ी रह मैं, ना मरों में ना जिंदों में, गू मूत सब इकली कर रही हूँ। मामी ने नानी के मुंह पर बैठी मक्खियाँ उड़ाते हुए कहा। कुछ खाती वाती हैं? तनक मनक सी दलिया खिचड़ी निकल ली तो बहुत जानो। पहले जरा नमक ज़्यादा पड़ जाए तो थाली सरका देवे थी। ले जा याय मुझसे ना खाए जा रहे तेरे तीमन। अब रोटी की भी ना रही। मामी ने खाट पे पड़े लोथ को हिलाया। माताजी, माताजी, उठ ना रही, देखियो कौन आया है, रात दिन याद करे थी। कोटरों में धसी आंखें खुली, आंखों ने मेरी शिनाख्त की, आंखों में हैरत भर गई। आंखों ने हल्का सा झपक कर मुझे करीब बुलाया। बोलने के प्रयास में पपड़ाए होठों के कोरों पर बेतरह लार इकट्ठी होने लगी थी। बड़े यत्न के बाद हिलते नानी के टेढ़े होठों से फूंक भर निकली, जैसे 2 गूंगे बोल मेरे कान में सुर सुर हुए। निज्जो बाजा। मेरा कंठ रुध गया था। मैंने नानी की क्षीण देह को अपनी बाहों में भर लिया। मैं हैरान थी कि बूढ़े बाजे ने नानी और मुझे आज भी उसी पुख्ताई से जोड़ रखा है। नानी की आंखों ने मेरे अगल बगल देखकर सवालिया ढप से पलक झपकाई। उस झपक का मंतव्य मैं समझ गई थी। अम्मा नहीं रही। बोलते हुए मेरी आवाज़ भारी हो गई थी। नानी का नहीफ बदन फरफरा उठा। हतप्रभ आंखों से बल्ल बल्ल खारा दरिया बह निकला। एक व्याकुल चुप हमारे बीच पालथी मारे बोलती रही। दिन बुझ रहा था। नानी की खाट बरामदे में खींचकर मामी ने पुरानी चादर की धूल भरी आयताकार गठरी मेरे सामने रख दी। ये धरी तुम्हारी सौगात, नन्हार से बस यूं ही नेमत आई तुम्हारे हिस्से, कहते हुए मामी के चेहरे पर रंज उतर आया था। मगर मेरे भीतर बैठी 7 बरस की निज्जो हुलस उठी। अरे इसमें अब भी जान बाकी है। मैं ताज्जुब में थी। हारमोनियम जस का तस था। हारमोनियम बजाना सीख चुकी मेरी उंगलियां बाजे की कुंजियों को महसूस रही थीं। सफ़ेद काली तमाम कुंजियां सलामत थीं, किंतु मैं जाने क्यों उस आबनूसी पेटी के बारे में सोच रही थी जिसमें नानी हमेशा बाजे को बड़ी एहतियात से रखती थी। हारमोनियम का उस पेटी से जुदा होना कोई सामान्य बात नहीं थी। इसकी पेटी कहाँ गई? हैरत मुझ पर वाकई तारी थी। पता ना, रहवे तो था पेटी में ही, पर कई साल हो गए याई गांठ में बंधा है। बीमारी से पहले भी माताजी रोज सवेरे इसमें से ही खोले थी। मामी मेरी मनोदशा से असंप्रक्त हो हुलास से मेरी मेहमानदारी में रम गई थी। थोड़ी सी कचौरी उतार दूं? तुम आ गई तो जी कराया, ना तो 1 टाइम बनाया 2 टाइम खाया। मुझ इकली का कितना पेट। अब पहले जैसी बात ना रही, ज़्यादा देर खड़ी रहूं तो गोड़ टूटन लगें। मैं पास ही आसन डालकर मटर छिलवाने बैठ गई। मेरे अंदर देर से एक नासब्र तलब उठ रही थी। मैं जरा हवेली हूँ। अब इस वक्त अबेर हो गई, बिजली बत्ती भी ना है। मामी के लिए मेरा आग्रह असंगत और अनपेक्षित था। गली मोहल्ले में कोई तो होगा, दिया डिबरी दे देगा। बोलते हुए मुझे लगा था मैं असभ्य और निरंकुश हो रही हूँ। पूरा मोहल्ला बियाबान हो गया। अब गामन में कौन रहवे, बड़े बूढ़े पड़े उम्र टेर रहे हैं। मामी ने अपने कौशल से निपटारा करने का यत्न किया। फिर भी ना मानो तो कल बखत हो आई हो। ठंड से सिकड़ी हुई फाकतई सांझ में मामी धुएं के पर्दे के पीछे कचौरियां तल रही थीं। कोई सीली लकड़ी लगातार धुआं छोड़ रही थी, जिससे आंखें कड़वा रही थीं, या ये कड़वाहट किसी और चीज़ की थी। मामी ने अपने जानिब खासा तरबोझ बनाया था।
तेल मसालों की तह में लिपटा सूखा सीताफल, रसेदार आलू मटर, मोयनदार कचौरियाँ। लेकिन मेरे अंदर धीरा बेतरह कुलबुला रही थी, जैसे बस अभी उस कुएं में झांक लूं जिसमें धीरा कूद मरी थी। मेरा मन बुझा हुआ था। अनमनाहट में थोड़ा सा खाकर मैं एक तुर्स डकार छोड़कर उठ गई। ठीक ना बना? मामी ने मायूसी से पूछा। नहीं, अच्छा था, रात को कम ही खाती हूँ। मामी ने चूल्हे की राख बराबर की बुझबुझाती लकड़ियां तसले में भरी और नानी के खाट के तले रख दी। सारी रात माताजी के खर्राटों की डाक बंधी रह गए, पलक से पलक न लगती, सो इनकी खाट बरामदे में ही कर दूं। मामी ने मेरा बिस्तर भीतर बरोठे में लगाया था। तकिए और चादर ने शायद सालों से धूप न देखी थी, उनमें अजीब सी हमक भरी थी। चादर के किनारे पर रेशमी धागों से कढ़े गुल बूटों के बीच लाल डोरे से धीरा और प्रमोद कढ़ा था। ये 2500 साल पुराने धीरा के दायजे में आई चादर थी। मामी गिलास में दूध रख लालटेन की लौ नीची कर चली गईं। मैं तकिए में मुंह गाड़ कर सोने की कोशिश करने लगी। अचानक लगा जैसे सीलन भरी बोसीदा चादर से धीरा के कस्तूरी इत्र की सुवास उठ रही है। तकियों और चादर पर कढ़े हुए फूल महकने लगे थे। मेरी आंखों में दूर तलक नींद नहीं थी। अगहन की ठंडी बौखलाई सी वो रात गुजरनी भारी हो रही थी। जाड़ों की रात और जेठ की दोपहर कैसी सूनी और स्तब्ध होती है। ऐसे सूनेपन में किसी कुत्ते के भौंकते ही कुत्तों के लगातार भौंकते जाने की आवाज़ें किसी रात के पंछी की बेसुरी टेक बेचैन कर देती है। हार कर मैं खुली अंगनाई में निकल आई। बरामदे में नानी अब भी जाग रही थी। बीमार की रात पहाड़ बराबर होती है। बाहर खूब चांदना था, मगर मेरे मन पर अंधकार छाया था। हवा में अजीब सनक थी, जैसे बर्फ छूकर लौटी हो। मैं किसी खलवत में दूध का गिलास उठाए आसमान को ताकने लगी। क्या किसी तूफान के आसार हैं? प्याला खाली होने तक भी आसमान ने अपना हाल न कहा। जैसे नानी चुप थी, जैसे मामी और मेरे भीतर की हलचल मेरी शक्ल पर शाया न हुई थी। मैं मामी की बातों से अपनी स्मृति का सिलसिला जोड़ रही थी। कड़ियाँ जोड़ते मन फिर विगत में भटकने लगा। इस भटकाव में मैं नीरजा से फिर निज्जो हो गई और ये सोचकर अचंभित होती गई कि कैसे अपनी सारी चेतना को एक बिंदु पर एकजुट कर देने भर से मेरी याद पर पड़े पर्दे उघड़ने लगे हैं। अब निज्जो अम्मा के साथ ईंट खनंजे की गली में उस पुरानी पक्की हवेली के सामने खड़ी थी। हवेली पर नया रंग रोगन हुआ था, फिर भी चौमासों में आई सीलन दीवारों से चिपक कर बैठ गई थी। कच्चे दगड़े से गुजर कर आने की वजह से उसके पैर धूल से भरे थे। उसे अम्मा उद्विग्न लग रही थीं। वो चिट्ठी भेजकर आए अप्रत्याशित बुलावे पर घबराई हुई थी। दुआरी पार करके अम्मा ने अटैची बरामदे के थमले से टिका दी। बरामदे में पटसन के पीढ़े पर बैठी नानी सारा वजन घुटनों पर तौल कर, अरे मेरे राम जी, तेरा ही सहारा, कहते हुए खड़ी हो गई और ऊंचे सुर में रोने लगी। घर आई मौसियाँ और मामी भी सुर में सुर मिलाकर विलाप कर रही थीं। निज्जो महीने पहले हुई किसी मृत्यु के बाद बरसी होने तक हर मिलन पर रुदन के इस रिवाज को नहीं जानती। वो इस माहौल से अप्रतिभ होकर ऊपर की मंजिल पर दौड़ गई थी। सीढ़ियों के ठीक सामने एक बड़ी बैठक थी। बैठक के आगे लोहे का बड़ा जाल था। जाल के पार लाल फर्श वाला तिदरा बारजा। निज्जो जाल के नीचे झांकने लगी। वहाँ किसी बात पर ऊंची आवाज़ में जिरह हो रही थी। वो उकताकर लाल फर्श पर बने वृत्त में किसी माहिर नर्तकी की तरह अपने घेरदार फ्रॉक को लहरा कर गोल गोल घूमने लगी। उसके पैरों में जैसे चकर गिन्नियाँ लगी थीं। घूमते घूमते वो निढाल होकर जाल पर औंधी लेट गई। उसकी आंखों में सब कुछ तेजी से गोल गोल घूम रहा था। अब पूरी दुनिया उसे गोल लग रही थी। गोल गोल, बिल्कुल गोल। नानी दरवाजे के पीछे दुबकी धीरा पर बिगड़ रही थी। दुबली बेहाल हो चुकी धीरा में कुछ तंदुरुस्त और बहाल था तो उसका पेट। वो अपने उभरे पेट को अपनी बेरंग साड़ी का पल्लू फैलाकर छिपाने की नाकारा कोशिश कर रही थी और पल्लू का दूसरा सिरा रुलाई रोकने को मुंह पर रखा था। इस कोशिश में उसका चेहरा अजीब लग रहा था। उसके पेट को देखकर निज्जो की कल्पना में नन्हे नन्हे हाथ पांव उगाए। अब उसकी प्रजा में वृद्धि होगी। किंतु अचानक उसकी अम्मा ऊंचे कंठ से बोलने लगी। वो क्रोध से नानी को बंकार रही थी।
5वां महीना चढ़ गया अम्मा, अब सफाई के माने जानती है, ये मर जाएगी। उतनी रांट कल को मरती आज मरे, जन्म में थुकवा दिया, नानी झूहा कर बोली। प्रतिवाद में अम्मा के चेहरे पर घृणा फैल गई थी। वो तल्ख हो उठी। थुकवाया तो तुम्हारे लल्ला ने भी, उसका क्या? धीरा डबकौआ आंखों से गरजती नानी को देख रही थी। आदमी को मरे साल ना हुआ, इसके ऐसी आग उठ रही थी कि पूत समान देवर ना छोड़ा। मैं तो सोच रही थी यूं ही फूल रही है। पूत समान देवर तो माँ समान भौजाई, छोटे को ये पाठ ना पढ़ाया अम्मा? जो हुआ दोनों की राजी थी। अम्मा ने माहौल में जैसे जहर उगल दिया हो। बड़ी मामी एकदम से बमक उठी थी। चेचक की दगीली सूरत असम्मति की भड़क से ललिया गई। आदमी को भी कहीं दोष लगे इंद्रानी जीजी? मौसियाँ अलग तन्ना रही थीं। इज्जत पर ढेले फेंकने आई हो जीजी कि सुलह सफ़ा करने? पीढ़े पर बीजना जलती नानी को हौसला मिल गया। बीजने की डंडी साँठ से धीरा की कमर पर पड़ी। उसकी छिलमिलाहट से वो दरवाजे पर सिर पटक कर चीख पड़ी, माता जी, मैं अपना बच्चा ना गिराऊं, देखो नन्ही जान पेट में कैसे डोल रही है। रेडियो की आवाज़ बढ़ा दी गई। धीरा अपने उभरे हुए उदर पर हाथ रखकर लगातार रेरिया रही थी, पैर पड़ू हूँ, मुझे बालक खाने वाली डायन मत बनन दो, प्रमोद जी का हिस्सा दे दो, यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, कसम उठाऊं जो कभी दिखूं। आ तोए तेरा हिस्सा दूं। नानी का बीजना फिर घूम गया। इस बार चोट गाल पर पड़ी थी। चोट खाकर धीरा का गाल कल्लाने लगा था। कुछ देर बीजना घूमता ही रहा। अम्मा नानी को धकेल कर चिल्लाने लगी, तू कहीं नहीं जाएगी धीरा, तेरा इकली का दोस्त ना है। इस उम्र में क्यों पाप कमा रही है अम्मा? एक काम कर, चद्दर डलवा कर इसे छोटे को बिठवा दे, जिसकी करनी उसके माथे, इस बेचारी को भी आसरा होगा। अम्मा ने जैसे सलाह नहीं बम फेंका था। नानी गश खाकर धड़ाम से गिर पड़ी थी। जीते जी हवेली के माथे नील का टीका न लगन दूं। नानी के दांत भिज गए थे, आंखों की पुतलियां उलट गई थीं। बाकी लोग उनके हथेलियों और तलवे रगड़ रहे थे। पानी की छींटें मारती बड़ी मामी अम्मा को गरियाने लगी थी। कुछ तो लोक लिहाज रखो जीजी, तुमने तो दुनिया पेट में धर ली, चौके की रांट बालक जनेगी। मामी की भद्दी सूरत पर सधवा होने का दर्प चिलकने लगा था। वो धीरा को खा जाने वाली नज़र से घूर रही थी। मोरी की ईंट कंगूरे पर नाची नहीं जाती। पंडित जी चलन कलन देख गए हैं, नहान पीछे लल्ला जी का लगन है। अम्मा ने तुरंत थमले से सटी अटैची उठा ली। निज्जो की बाह खींचती बोली, तो समझ लो इंद्राणी मर गई, अब इस देहरी कभी ना पाँव धरूं। अचानक ही मेरे करीब एक ससराहट हुई। बड़ी मामी शायद पेशाब के लिए उठी थी। मुझे जागते देख मेरे करीब चली आई थी। अरे सोई ना निज्जो बीबी, यहाँ काहे को जड़ाई मर रही हो? नींद नहीं आ रही। धीरा अभी मेरे जहन को जकड़े हुए थी। माता जी की नाक बज रही होएगी। मामी हंसते हुए मेरे पास ही खोर की ठंडी मुडेर पर बैठ गईं। मैंने उनकी अलसाई आंखों में अपनी आंखें गाड़ दीं। धीरा के उस बच्चे का क्या हुआ? मामी का चेहरा एकदम फक पड़ गया। कौन सा बच्चा? कहाँ सुनी आई? कानों और आंखों में 4 अंगुल का फर्क होवे। बनो मत मामी, वही बच्चा जिसने सारा वंश खा लिया। धीरा डायन बन गई। मेरी बेचैनी फनफना कर बेलगाम हो रही थी। आवाज़ में जहर भर गया था, मानो मेरे अंदर अम्मा की रूह उतर गई हो। मामी के चेहरे पर मुर्दनी अंधेरे में भी दिख रही थी। माताजी ने कुछ कही? कसम धरा लो बीबी, जिस रात उसे दर्द उठे मैं पीहर गई थी। मामी मेरे हाथ पकड़कर सिसकने लगी। इंद्रानी जीजी ने ठीक कही थी, धीरा को छोटे लल्ला जी को बिठा दो, पर माताजी ना मानी। लल्ला जी भी मुकर गए, उन्हें कोरी लौंडिया चाहिए थी। मेरे मन में घृणा घुमड़ रही थी। मैंने मामी की दिलासा के लिए कोई यत्न न किया। वो ग्लानि थी या गुबार? बोलते बोलते मामी की सिसकारियाँ रुदन में बदल गई थीं। धीरा को इस घर में कोई सुख ना मिला। जाते जाते प्रमोद जी अपना मरज भी दे गए। उनकी तरह ही रोज़ बुखार चढ़ने लगा था। खांसते खांसते बेदम हो जावे थी। जो छोटे लल्ला जी के गैल बैठ जाती तो घर का नाश काहे को होता, काहे को सारे बालक मरते। जी भर रोने के बाद मामी को संभलने लगी थी। बच्चा गिराने में धीरा मर मरा जाती तो सगले गांव में हल्ला हो जाता। सो 4 महीने वो कोठे में मुदे रखी। जापे को 4 गांव पार से दाई बुलाई। लड़की हुई थी।
मैंने पूछी तो माताजी बोली, दाई को ही दे दी, 4 बीघा जमीन विवाह के नाम लिख दी। वो दाई कहाँ मिलेगी? अंधेरे में एक आस किरण चमकी थी जिसे मामी ने ठीक अगले ही पल बुझा दिया। मोए खबर ना, अब तो मरमरा गई होएगी। माताजी धीरा को लड़की का मुंह दिखा के ही काबू रखे थीं। कहवे थीं, बड़ी हो जान दे, हवेली में लिया आऊंगी, बस काई को खबर ना हो कि तेरी लौंडिया है। धीरा वाई दिन की बाट देख रही थी, पर एक दिन पता ना क्या देख लिया कि आधी रात माताजी की छाती पर चढ़ बैठी, दोनों हाथों से गला दाब दिया, डकरा डकरा के रोई, लबरी कसाइन, आज तुझे ना छोड़ूंगी, मेरी बच्ची खा गई। बड़ी मुश्किल से छुड़ाई। उस दिन से ई घर के दुर्दिन आ गए, एक एक करके घर के सगले बालक खत्म हो गए। मैं सन्नाई बैठी थी, मगर दुविधा की धुंध पूरी तरह छट चुकी थी। मैंने बरामदे में खर्राटे भरती नानी को झंझोर डाला। धीरा की बेटी कहाँ है नानी? नानी मरी मिट्टी सी अवाक पड़ी रही, जैसे बहरा गई हो। मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा जी ना मानता वो जीती होगी, जिसे छुपाने को इन्होंने इतने जतन करे उसे हवेली के बाहर निकलन देती भला। अगली सुबह मैं उजाड़ हवेली के सामने खड़ी थी। मामी ने चाबी थमाते हुए ताकीद की थी, देख के पैड़ी चढ़ियो, छजली अछुआई हो रही है, पार साल अषाढ़ के हल्लन में पिछल्ला कोठा ढह गया। गली में किसी की आहर जाहर न थी। चबूतरे पर सूखी हुई काई के छिलके जमा थे। हवेली की दीवारों में पीपल फूट आए थे, जो चौमासे के बाद और हरे हो गए थे। दीवारों पर कोयरी हुई शेरों, मोरों, हाथियों और फूलों की आकृतियां बिगड़ गई थीं। दरवाजे के ऊपर जालीदार मेहराब में कबूतरों के कुनबे बस गए थे। सूनी गली में उनकी गुटकन गूंज रही थी। सालों से बंद पड़े जंग खाए ताले को खोलने में मुझे खासी मशक्क़त करनी पड़ी थी। लकड़ी का बोझल दरवाज़ा कई धक्कों के बाद उग्र चरमराहट के साथ खुला था। उस बंद दरवाजे के पार जैसे कितने साल और मौसम रुके हुए थे। मुझे लगा हवेली के हरेक कोने में परछाइयाँ भटक रही हैं। रीते घर में मेरी पहचान की आवाज़ें निर्वात में तिरती आती हैं। सहन से एक पुलक उठकर मुझे गोद में भर लेती है। अय मेरी निज्जो आ गई, अब नानी नतनी की ताल बाजेगी। बंदूक की गोली से दंदनाती कोई पुकार चीखती है, धीरा, अरे जले पाँव की बलैया। एक मुर्दार हकलाहट सीढ़ियों से उतरती आती है। आ गई, लल्ला जी ने चखरी थमा रखी थी। कोई धिक्कार पैनी कटार की तरह गड़ती है। चौके की राँट बालक जनेगी। कोई गिड़गिड़ाहट मन को द्रवित कर जाती है। मुझे बच्चा खाने वाली डायन मत बनाओ। कोई ठसक ऐंठने लगती है। हवेली के माथे नील का टीका ना लगन दूँ। सहन में हारमोनियम की आदिम धुन के टुकड़े बिखरे हुए हैं। कोई दारुण खांस, कोई दौड़ती पदचाप, कोई हंसी, कोई गीत कानों में झन झन बजता है। मैं निज्जो की काया में उतरने लगती हूँ। जिस दिन निज्जो ने धीरा को आखिरी बार देखा था, उस दिन बरामदों से सेहन तक जाजम बिछी थी। दरवाज़ों पर आम्र पत्तों के तोरण सजे थे। पिछवाड़े भट्टियों पर कढ़ा चढ़े थे। हलवाई लड्डू बांध रहा था। मठरियाँ छन रही थीं। नानी अपनी धराऊ बनारसी पहने मोती चूर और बताशे बांट रही थी। ढोलक की थाप पर औरत के संकुल में बैठी धीरा लगातार खांसते हुए लहक लहक कर बन्ने गा रही थी। उसकी आंखों में अजीब वीरानगी थी। माई री मैं टोना करी हूँ, सुआ के चोंच कबूतर के डैना, उड़द चिड़ैया के नैन री मैं टोना करी हूँ। इन तीनन का मैं भसम बनई हूँ, लगाऊँ बन्ने के पाँव री, भसम लगाए बन्ना पाँव न चलिए, चढ़े न पराई सेज री मैं टोना करी हूँ। अपनी कसम पर कायम अम्मा अपने छोटे भाई के ब्याह में नहीं आई थी। धीरा का पेट सपाट था। निज्जो की समझ के मुताबिक उसकी गोद में आंचल ढापे चुसुर चुसुर दूध पीता एक बच्चा होना चाहिए था, मगर वो नहीं था। वो क्यों नहीं था? उस रोज़ उसकी खोज में निज्जो की आंखें हवेली के सारे कोने झाँक आई थीं। कोई कबूतर फड़फड़ाया तो मेरा ध्यान बिखर गया। मैं मंद कदम चलती कुएं के जगत पर बैठ गई। आज मैंने कुएं में झांक कर अपना नाम नहीं पुकारा था। मैं भर्राए कंठ से चिल्लाई, धीरा, और प्रतिवाद में मुझे मानो बचाओ जैसी कोई गुहार सुनाई पड़ी। जाने कितनी देर तक अपना रीता मन लिए मैं कुएं की जगत पर बैठी रही। धीरा पागलपन में कुएं में कूद पड़ी थी या उसे
कुएं में फेंक दिया गया था। मुझे ये बात कोई बताने वाला न था। वैसे भी दोनों बातों में कोई बड़ा अंतर नहीं था। मैं जोरों से रोना चाहती थी, लेकिन छाती पर भारी बर्फ जमी थी। सांझ ढलते मैं थके कदमों से लौट पड़ी। चौथे पहर का सात्विक सूरज उस घड़ी नामालूम किस दिव्य कोण पर था कि उजाल दानों से आती रोशनी सीधे टूटे किवाड़ों वाली बखारी पर पड़ रही थी। अचानक मेरी चुंधियाई आंखें चिहुक उठीं। रोशनी की उन नारंगी लकीरों से बखारी में लकड़ी के वजनी लट्ठों के तले दबी वो गरादार आबनूसी पेटी मुझे मिल गई थी, जिसमें नानी का हारमोनियम कैद रहता था। उसके कुंदे में ताला पड़ा था, मगर मुझ में उसे तोड़ने का हौसला न था। मेरी आंखों में एक सद्यजात बच्ची के गदगदे हाथ पांव कुलबुला रहे थे। अभी आप सुन रहे थे विजय श्री तनवीर जी की लिखी हुई मर्मस्पर्शी कहानी धीरा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें और अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ साझा भी करें। कल फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।